नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, यह फिल्म का डायलॉग था। लेकिन दस्तक का मुद्दा है, जिनके राज में किसान मरते दबते रहे हों उन्हें किसान कानून पर भ्रम नहीं फैलाना चाहिए। किसान आंदोलन के देश में जब 23 दिन हो चुके हैं, तब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 53 मिनट में किसानों से जुड़े 3 कानूनों पर भरोसा देते हुए हर भ्रम को तोड़ने की दस्तक दी। प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन देखकर हितैषी बनने वाली राजनीति पर कुछ सबूत देते हुए सवाल उठाए। किसान फिलहाल तो अभी आंदोलन से पीछे हटते नहीं दिख रहे, लेकिन जरूरी है कि अपने राज्य में किसानों को बंटाधार करने वालों की अब किसान प्रेमी राजनीति का सच आप भी देखें। उनको तकलीफ इस बात में है कि जो काम हम कहते थे लेकिन कर नहीं पाते थे, वो मोदी ने कैसे किया, मोदी ने क्यों किया, मोदी को इसका क्रेडिट कैसे मिल जाए। आप कृपा करके देश के किसानों को बरगलाना छोड़ दीजिए, उन्हें भ्रमित करना छोड़ दीजिए। अब अचानक भ्रम और झूठ का जाल बिछाकर अपनी राजनीतिक जमीन जोतने के खेल खेले जा रहे हैं। झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, जो हुआ ही नहीं है, जो होने वाला ही नहीं है, उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। जिस वक्त दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते किसानों के लिए पटियाला से देसी घी में तैयार हुई पंजीरी भेजने की तैयारी होती दिखी, तब दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ रायसेन के किसान सम्मेलन को संबोधित करते नहीं दिखे, बल्कि पहली बार सीधे ये बताने आए कि कानून पर किसान को भरोसा मैं देता हूं, विपक्ष के झूठ का कच्चा चिट्ठा मैं खोलता हूं। जब उनको सरकार चलाने का या सरकार का हिस्सा बनने का मौका मिला था, उस समय इन लोगों ने क्या किया, ये देश को याद रखना जरूरी है। इन लोगों का कच्चा चिट्ठा भी देश के लोगों के सामने, मेरे किसान भाइयों बहनों के सामने आज मैं खुला करना चाहता हूं। राष्ट्रपति तक गुहार लगाने जाने वाले राहुल गांधी, शरद पवार, कानून की कॉपी फाड़ने वाले अरविंद केजरीवाल, किसानों के नाम पर बंद की सियासत में शामिल रहे अखिलेश यादव। क्या विरोधियों की राजनीति के कारण 23 दिन तक खिंच चुके आंदोलन को सर्दियों में भी गर्मी देने वाली जरूरत पूरी की जा रही है? आंदोलन करते किसानों के लिए उपले और लकड़ी भेजी जा रही है ताकि आंदोलन की आग चलती रहे। मैं सभी राजनीतिक दलों को हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं, आप सारा क्रेडिट अपने पास रख लीजिए। आपके सारे पुराने घोषणा पत्रों को ही मैं क्रेडिट देता हूं, मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मुझे किसान के जीवन में आसानी चाहिए, समृद्धि चाहिए, किसानी में आधुनिकता चाहिए। आज इस कार्य 53 मिनट भाषण चला। प्रधानमंत्री ने पहले तो भरोसा दिया, भरोसा किसानों को एमएसपी का। अगर हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। इसके बाद भी किसानों के आंदोलन में विरोधियों के फैलाए भ्रम की कलाकारी ज्यादा है, इस पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। इन लोगों ने यह सुनिश्चित किया कि इनकी सरकार को किसान पर ज्यादा खर्च न करना पड़े, इसलिए
इस रिपोर्ट को दबा दो। क्या वाकई सच यही है? हमने रिसर्च की तो पाया कि किसानों के हक से जुड़ी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर 2006 में आई, लेकिन स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट देश में लागू हुई दिसंबर 2019 में, यानी यूपीए राज में 2006 से 2014 तक स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर काम तक नहीं हुआ। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला और इसकी सिफारिशें लागू की। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी हमने दिया। इसके बाद प्रधानमंत्री के निशाने पर आए यूपीए राज में लगातार कृषि मंत्रालय संभालने वाले शरद पवार और यूपीए राज में किसानों के लिए कही गई बातें। पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे, ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। वो जिन चीजों का वादा करते थे वही बातें इन कृषि सुधारों में की गई हैं। तो अब क्यों कांग्रेस उसी कानून का विरोध करने लगी जो बिचौलियों से किसान को मुक्ति दिलाकर अपनी उपज कहीं भी बेचने की छूट देता है? दिल्ली की सीमा पर बैठे लाखों किसानों को दरकिनार कर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वीडियो कॉन्फ्रेंस से मध्य प्रदेश में किसानों से वार्तालाप का ढोंग और प्रपंच कर रहे हैं। क्या आंदोलन देख कांग्रेस का किसान प्रेम उमड़ा है? क्योंकि रिसर्च तो ये भी बताती है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 3 राज्यों में सत्ता मिलने पर 10 दिन के भीतर किसानों की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस पूरा नहीं कर पाई। जब 2 साल पहले मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाले थे तो कर्ज माफी का वायदा किया गया था। कहा गया था कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर सारे किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा। कितने किसानों का कर्ज माफ हुआ? किसानों के लिए हितैषी बनते देश के पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार के राजकाज का कच्चा चिट्ठा भी निकाला, जहां आंकड़े बताते हैं कि यूपीए राज में पवार के कृषि मंत्री रहते प्रति वर्ष औसत 14,883 किसानों ने देश में खुदकुशी की। जिस महाराष्ट्र से शरद पवार आते हैं उसी राज्य में 10 साल में 36,455 किसानों ने सुसाइड किया, जब केंद्र में पवार साहब कृषि मंत्री थे। जो होने वाला ही नहीं है उसका भ्रम और डर फैलाने वाली जमात से आप सतर्क रहिए। प्रधानमंत्री ने इस तरह आज सीधे और स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया है कि किसान कानून पर सरकार हर भरोसे, हर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन किसान के आंदोलन में अपनी राजनीति बोने वालों को वोट की फसल काटने का मौका इस बार नहीं मिलने वाला। आज तक ब्यूरो। खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस से है। भ्रम तो हाथरस की बेटी की मौत के बाद भी फैलाया गया था, तो हाथरस की बेटी के साथ हुए अपराध के सच की 2000 पन्नों की आज वो चार्जशीट आई है, जिसमें सीबीआई ने कहा है 4 आरोपियों ने पीड़िता से गैंगरेप किया, उसकी हत्या की, लेकिन अब तक उन अधिकारियों पर चार्जशीट होनी बाकी है जो हाथरस के पूरे मामले को रफा दफा करने के आरोपी हैं। दौड़कर इंसाफ की चौखट पर चढ़ते इन लोगों के हाथों में चंद फाइलें नहीं, बल्कि हाथरस की बेटी के साथ हुए शर्मनाक अपराध की वो चार्जशीट है जो हाथरस की बेटी को जीते जी और मरने के बाद तक मिले दर्द पर सवाल उठाने वालों को खुद कटघरे में खड़ा करती है। कुछ हुआ कि नहीं? कुछ हुआ कि नहीं? अच्छा फोन करके। अच्छा हाँ। तो रवि कह रहा था कुछ हुआ कि नहीं? तो मैं समझ गई। हाँ। अच्छा ये दोनों मिले हुए हैं, तो उस समय तो बच गए आप, फिर उस दिन जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा दोनों ने किया था, कोई और भी था? वो दोनों थे, पर बाकी सब बच गए थे। हाथरस की इस बेटी को इंसाफ दिलाने की लड़ाई जब शुरू हुई तो सामने आने लगा था शर्मनाक चेहरा
सियासत और सिस्टम का भी। कोई आरोपियों को बचा रहा था, कोई पीड़िता पर ही सवाल उठा रहा था। कुछ लोग बेटी के घर वालों को ही आरोपी बना रहे थे और कुछ लोगों ने दबी जुबान से खुलकर ऑनर किलिंग तक का चोला पहनाना शुरू कर दिया था। इसमें कुछ राजनेता थे, कुछ अफसर थे, कुछ कार्यकर्ता थे, कुछ सोशल मीडिया के ट्रोल थे। लेकिन जिस बेटी को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक का मौका नहीं मिल पाया, उसके लिए अब इंसाफ की उम्मीद जगी है। क्योंकि सीबीआई ने 4 आरोपियों संदीप, लवकुश, रवि और रामू के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। सीबीआई की चार्जशीट में चारों आरोपियों पर हत्या, गैंगरेप और SC/ST एक्ट की धाराएं लगाई गई हैं। दावा है चार्जशीट दाखिल करने का आधार पीड़िता का वही बयान बना जिसे खारिज करने के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सीबीआई के चार्जशीट दाखिल करते ही राजनीति ने दोबारा हाथरस को हाथों हाथ ले लिया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा, एक तरफ सरकार संरक्षित अन्याय था, दूसरी तरफ परिवार को न्याय की आस थी। पीड़िता का शव जबरदस्ती जला दिया गया, पीड़िता को बदनाम करने की कोशिश हुई, परिवार को धमकाया गया, लेकिन अंततः सत्य की जीत हुई। सत्यमेव जयते। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, हाथरस कांड में यूपी की बीजेपी सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी जनता, विपक्ष और सच्चे मीडिया के दबाव से सीबीआई जांच बिठानी पड़ी थी। अब पीड़िता के अंतिम बयान के आधार पर चारों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है। बीजेपी सरकार से बिना लड़े कुछ भी नहीं मिलता, न इंसाफ न हक। हाथरस के मामले में यूपी सरकार के कहने पर ही सीबीआई ने 11 अक्टूबर को केस दर्ज कर जांच शुरू की थी। 2 महीने 7 दिन की जांच के बाद वही 4 आरोपियों के खिलाफ तो चार्जशीट दर्ज हो गई, जो सबसे पहले सामने आए। लेकिन सिस्टम के वो चेहरे अब तक कार्रवाई से आजाद हैं, जो मामले को दबाने के आरोपी हैं। आज चारों अभियुक्तों के खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की है, तो ये एक खुशी की बात है। लेकिन ये प्राइमरी लेवल की जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं हम जीते हैं। हाथरस की बेटी को अब इंतजार है पूरे इंसाफ का, क्योंकि अभी तो न्याय की लड़ाई सिर्फ अदालत तक पहुंची है। दिल्ली से अरविंद ओझा, पूनम शर्मा और मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बंगाल चुनाव में अफसरों की महाभारत की दस्तक देखिए। 3 अफसरों को लेकर केंद्र और ममता आमने सामने हैं। जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ तो गृह मंत्रालय ने जिम्मेदार 3 IPS ऑफिसर्स को वापस लाने को कहा, लेकिन ममता ने इनकार कर दिया। फिर केंद्र ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया, मगर वो भी नहीं पहुंचे। अफसरों की इस जंग में कौन सही है और कौन गलत, सच आप भी जानिए। 29-30 जून की रात साल 2001, जगह चेन्नई। साल पहले ये तस्वीर देखकर सारा देश स्तब्ध रह गया। पुलिस तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री M करुणानिधि के घर में घुसी और उन्हें घसीट कर ले गई। इन अफसरों ने केंद्रीय मंत्रियों मुरासोली मारन, TR बालू को भी नहीं बख्शा। उंगलियां तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता पर उठी। राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगा। उस वक्त केंद्र में NDA की वाजपेयी सरकार थी। करुणानिधि अहम सहयोगी थे, लिहाजा केंद्रीय मंत्रियों की गिरफ्तारी के आधार पर वाजपेयी सरकार ने करुणानिधि को अरेस्ट करने वाले 3 IPS अफसरों को तलब किया। ये IPS अफसर थे चेन्नई के पुलिस कमिश्नर K मुथुकारुप्पन, ज्वाइंट कमिश्नर सेबेस्टियन जॉर्ज, डिप्टी कमिश्नर क्रिस्टोफर नेल्सन, सभी जयललिता के करीबी थे। 19 साल बाद जयललिता की जगह ममता बनर्जी, वाजपेयी की जगह नरेंद्र मोदी है और विवाद के केंद्र में फिर से 3 IPS अफसर हैं, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार में ठन गई है। संघीय ढांचे पर सवाल उठ रहे हैं। वो नहीं समझे तो उनके सलाहकार भारत के संविधान को पढ़े और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की क्या भूमिका रहती है ब्यूरोक्रेसी में, इसको समझकर अगर विरोध करेंगे तो उनकी जगहसाई नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि IPS अफसरों का ट्रांसफर कैसे होता है? ऐसे विवाद में किसका आदेश आखिरी होता है? क्या ममता केंद्र के फैसले को मानने से इनकार कर सकती है? आखिर
नियम क्या कहते हैं। इन सभी सवालों की वजह ये तस्वीर है। 10 दिसंबर को डायमंड हार्बर इलाके में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर हमला हुआ। इसके 48 घंटे के अंदर केंद्र सरकार ने सुरक्षा के लिए जिम्मेदार 3 आईपीएस अफसरों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया। केंद्र ने जिन 3 आईपीएस अफसरों को वापस बुलाया, उनमें राजीव मिश्रा, प्रवीण त्रिपाठी और भोलानाथ पांडे शामिल हैं, जिनके बचाव में ममता कूद पड़ी और उन्होंने केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। लेकिन केंद्र ने अपना रुख कड़ा करते हुए 14 तारीख को पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब करने का पहला नोटिस भेज दिया। आज शाम 5 बजे दोनों को दिल्ली बुलाया गया था, मगर कोरोना महामारी की दलील देकर दोनों अधिकारी ने आने से इनकार कर दिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उपलब्ध होने की बात कही। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को चिट्ठी लिख बताया कि संबंधित मामले में 3 एफआईआर और 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मामले की जांच चल रही है, लिहाजा उन्हें आने में छूट दी जाए। ममता सरकार ने राज्य में अच्छे अफसरों की कमी का हवाला देते हुए 3 आईपीएस ऑफिसर्स को वापस भेजने से मना कर दिया है केंद्र में। लेकिन गृह मंत्रालय के सोर्सेस के हवाले से आज तक को जानकारी मिली है कि अगर राज्य इसका पालन नहीं करती है तो कानूनी सलाह गृह मंत्रालय जरूर लेगा। ममता भी राज्य में अच्छे अफसरों की कमी का हवाला देकर इन अफसरों के ट्रांसफर का बचाव कर रही है। लेकिन आज तक को गृह मंत्रालय के टॉप सूत्रों ने साफ कर दिया है कि अगर आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा। प्रीमियर सिविल सर्विस में आने वाले आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के अफसरों को केंद्र राज्य में भेजता है और समय समय पर डेपुटेशन के लिए अपने पास बुलाता है। आईएएस अफसर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के अंडर होते हैं, तो आईपीएस अफसर गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। वहीं इंडियन फॉरेस्ट सर्विस पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करते हैं। यही नहीं, ऑल इंडिया सर्विस एक्ट का रूल नंबर 6 कहता है कि केंद्र सरकार अफसरों को वापस बुला सकता है, लेकिन उसमें राज्य सरकार की सहमति भी जरूरी हो। लेकिन मतभेद के हालात में केंद्र का फैसला माना जाएगा। इसी आधार पर गृह मंत्रालय अपने दावे को पुख्ता मान रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत जैसे संघीय ढांचे में क्या राज्य सरकार की इच्छा के विरुद्ध केंद्र आईपीएस अफसरों को वापस बुला सकता है? केंद्र बनाम ममता की इस जंग में कौन सही है? ये सारे सवाल हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह से किए। ध्यान से सुनिए उनकी राय। अगर राज्य सरकार की सहमति प्राप्त नहीं हो रही है तो जो भारत सरकार का अभिमत है वो सर्वमान्य होगा, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग किया गया है और जिस शब्द का प्रयोग किया गया है अधिनियम में, द ओपिनियन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल। शैल और शैल का तात्पर्य यही है कि वो राज्य सरकारों के ऊपर बाध्य होगी और राज्य सरकारों का इसमें कोई विकल्प नहीं होगा। संविधान कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। संघीय ढांचे को संविधान का मूल मंत्र माना गया है। आदर्श व्यवस्था में दोनों में टकराव नहीं होता, लेकिन राजनीति की वजह से ऐसा नहीं। दिल्ली से आज दस्तक में आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।